तो आज का आपका टॉपिक है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स में यूनिट नंबर 5 में आपको दे रखा है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम एंड जेल। ये पूरा मेजर पोर्शन आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब कुछ लेक्चर में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सेमी सॉलिड का क्या मतलब होता है। सेमी सॉलिड का मतलब होता है कि ना तो वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, इन दोनों की बीच की कंडीशन उसे हम कहते हैं सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड क्या होता है? सॉलिड लिक्विड की बीच की कंडीशन को हम कहते हैं सेमी सॉलिड। और यहाँ पर सेमी सॉलिड फॉर्म में हमें डोज बनानी है, ठीक है। तो जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है उसको हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब है कि हमारी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, जैसे कि स्किन। हमारी स्किन पर हम क्या अप्लाई करते हैं? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। स्किन पे आप ऑइंटमेंट लगाते हो, क्रीम लगाते हो, जेल्स लगाते हो। तो जो जेलीज है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, ये सब कुछ आप स्किन पे अप्लाई करते हो। और ये जेल, क्रीम, ऑइंटमेंट, ये सब क्या है? ये सब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। यहां तक क्लियर है आपको? तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होते हैं वो ना तो सॉलिड होते हैं ना लिक्विड होते हैं, उनके बीच का होता है। ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, उनके बीच का जो है वो है सेमी सॉलिड। एंड सेमी सॉलिड जो डोजेस होती है उनको आप अप्लाई करते हो एक्सटर्नली, जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, जेलीज हो गया, ये सब सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। दीज आर डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन। डर्मेटोलॉजिकल का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड। डर्मिस मतलब स्किन की लेयर। तो डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन का मतलब है कि ये सभी हम स्किन से रिलेटेड बना रहे हैं। जैसे कि अगर हम ऑइंटमेंट बना रहे हैं, क्रीम बना रहे हैं, जेलीज बना रहे हैं, तो ये सब हम स्किन पे अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशंस। ओके, नाउ यहाँ पे बात करी हुई है कि अगर आपने सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाया है तो उसमें कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट बोल लो या फिर आप बोल लो एक्टिव एजेंट। अब ये एक्टिव एजेंट क्या है? ये एक्टिव एजेंट वो है जो कि हमारी स्किन पर जाकर हमें एक्शन प्रोवाइड करेगा। जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, जैसे आपने पैरासीटामोल खाई, और पैरासीटामोल आपने क्यों खाई? ताकि आपका सिर दर्द सही हो जाए, बुखार सही हो जाए। तो वो क्या हुआ? पैरासीटामोल का एक्शन हुआ। तो यहाँ पर एक्टिव एजेंट भी क्या करेगा? एक्शन करेगा। जो भी हम क्रीम बना रहे हैं, जो भी हम ऑइंटमेंट बना रहे हैं, जो भी हम जेलीज बना रहे हैं, उसमें एक्टिव एजेंट होता है और यही एक्टिव एजेंट जो है वर्क करता है। बाकी सब तो एक्सिपिएंट है। एक्सिपिएंट का मतलब होता है साथ में हमें ऐड करने पड़ रहे हैं। जब भी हम सेमी सॉलिड बना रहे हैं, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आपने कोई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की प्रिपरेशन करी, तो जब भी आप कोई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बना रहे हो तो उसमें एक तो एक्टिव एजेंट होना चाहिए जो कि काम करे, और साथ ही साथ उसमें होने चाहिए एक्सिपिएंट, जैसे एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, विस्कोसिटी एनहांसर। अभी मैं आपको समझाता हूँ। एक्सिपिएंट हम ऐड करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के साथ ताकि उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्रीम बनाई और बैक्टीरिया जो है अटैक करने आ गए। बैक्टीरिया अटैक करने आ गए तो ये क्रीम तो खराब हो जाएगी। तो इस क्रीम को खराब होने से बचने के लिए हमें ऐड करना होता है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रोब्स की ग्रोथ ना होने दे,
साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट जो क्रीम का ऑक्सीडेशन ना होने दे, और विस्कोसिटी एनहांसर जो कि विस्कोसिटी बढ़ाए, उसको अप्लाई होने में हेल्प करे। तो यहाँ पर एक्सिपिएंट हम मदद के लिए यूज करते हैं, और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाते टाइम हमें दो चीजों का ध्यान होना चाहिए कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में एक एक्टिव एजेंट हो, साथ ही साथ एक्सिपिएंट हो जो कि उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखे। जो भी हम क्रीम बना रहे हैं, जेलीज बना रहे हैं, ऑइंटमेंट बना रहे हैं, वहां पर एक तो एक्टिव एजेंट होना चाहिए, साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट एंड विस्कोसिटी एनहांसर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो भी आप क्रीम लगाते हो, जो भी आप ऑइंटमेंट लगाते हो आपकी स्किन पर, जैसे मान लीजिए आपकी स्किन है और इस स्किन पे आपने क्रीम लगाई या फिर ऑइंटमेंट लगाया, कुछ भी आपने आपकी स्किन पे लगाया, तो वो अच्छे से लग जाए, आपकी स्किन पे वो अच्छे से लग जाए। साथ ही साथ जब भी आप वॉश करो तो वो इजीली रिमूव भी हो जाए। आप फेस पे क्रीम लगाते हो और क्रीम लगाने के बाद आप क्या चाहोगे कि आप जो है ज्यादा लंबे टाइम तक फेयर दिखो, साफ दिखो, तो वो क्रीम का एक्शन आप ज्यादा चाहोगे, और आप चाहोगे कि जब भी आप अपना चेहरा धो, जब भी आप अपना चेहरे को वॉश करो, तो वो क्रीम इजीली रिमूव हो जाए। तो वैसे ही हमें सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म चाहिए कि जो लग भी आसानी से जाए और रिमूव भी इजीली हो जाए वॉश करने पर, जब भी हम उसे वॉश करें वो इजीली रिमूव हो जाए। दिस adhere property is due to their plastic rheological behavior। और ये जो क्रीम्स की adhere property होती है, adhere का मतलब चिपकना, जैसे ये फेस है आपका और यहाँ पर आपने क्रीम लगाई, तो ये क्रीम जो है आपके फेस पे स्टिक हो जाती है ना, तो ये जो adhere property, ये जो स्टिक प्रॉपर्टी होती है हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की, वो किस वजह से होती है? वो होती है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी की वजह से। अब ये रियोलॉजिकल क्या है? ये रियोलॉजिकल का मतलब होता है फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी, अगर आप क्रीम लगा रहे हो तो आप चाहते हो कि आपके चेहरे पे वो इजीली फ्लो हो जाए, हर पार्ट पे वो लगे। तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम स्किन पे लगाएंगे, और स्किन पे लगाने के बाद वो आसानी से हट भी जानी चाहिए, वॉश करने पर रिमूव भी हो जानी चाहिए। साथ ही साथ ये जो स्टिक वाली प्रॉपर्टी है ना क्रीम्स की, जो कि चेहरे पे जाके वो चिपक जाती है, तो ये प्रॉपर्टी होती है रियोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से। रियोलॉजिकल का मतलब होता है फ्लो प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे ऑइंटमेंट हो गया, जेल हो गया, क्रीम हो गया, इवन सपोजिटरीज भी एंड प्लास्टर्स भी, दिस ऑल आर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सो एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, दिस आर ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम, सपोजिटरीज एंड प्लास्टर। ओके, यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन किया है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का। अभी तक हमने सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन देखी, अब हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन। तो जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसे दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, वन इज एक्सटर्नल एंड सेकंड इज इंटरनल। अब आप बोलोगे इंटरनली हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने बताया कि हम एक्सटर्नली यूज करेंगे, स्किन पे यूज करेंगे। तो जो इंटरनल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है उसका बेस्ट एग्जांपल है च्यवनप्राश। आप सभी ने च्यवनप्राश खाया होगा ना, तो वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ही है। ओके, और अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो एक्सटर्नल में हो गया हमारा ऑइंटमेंट, प्लास्टर एंड सपोजिटरीज। ये बाकी सारे जो हैं एक्सटर्नल है, ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम, प्लास्टर, सपोजिटरीज। पर जो इंटरनल था वो था च्यवनप्राश। ओके, एंड यहाँ पर ऑइंटमेंट में आपको दे रखा है इमल्शन, एब्जॉर्प्शन, वाटर वॉशेबल। ओके, तो दीज आर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमने देखा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती क्या है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म वो डोजेस फॉर्म होती है जिसको हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, जेलीज। उसके बाद हमने बोला अगर इसको हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो स्किन पे अप्लाई करने वाली प्रिपरेशन को हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन। उसके बाद हमने देखा कोई भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म अगर हम बना रहे हैं तो उसमें एक एक्टिव एजेंट होना चाहिए, साथ ही साथ एक्सिपिएंट होना चाहिए, और ये एक्सिपिएंट हम इसलिए ऐड करते हैं इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में ताकि ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है स्टेबल रहे। ओके, उसके बाद हमने ये सारी प्रॉपर्टी देखी, क्लासिफिकेशन देखा। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो एडवांटेज क्या है? इजी टू अप्लाई, आपके फेस पर क्रीम जो है बड़ी आसानी से अप्लाई हो जाती है, इजी टू अप्लाई।
फास्ट एक्शन, एक्शन भी कैसा होता है, फास्ट होता है। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब इस लाइन को समझिए, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने क्रीम लगाई, तो आपने क्रीम कहाँ लगा ली, आपकी स्किन पे लगा ली, आपके फेस पर लगा ली, पर क्या आपने क्रीम को खाया, क्या आपने क्रीम को नहीं खाया। तो अगर आपने क्रीम को नहीं खाया तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं गया, जीआईटी सिस्टम में नहीं गया, आपके स्टमक में नहीं गया, और स्टमक में जाने के बाद ही होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो आपने तो बाहर बाहर लगा लिया, और अगर आपने जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसको बाहर बाहर अप्लाई कर लिया, उसको इनटेक नहीं करा, तो इनटेक नहीं करा तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तभी होता है जब आप किसी ड्रग को ओरली लेते हो। आप बकल कैविटी के थ्रू उस ड्रग को जब आप स्वेलो करते हो, निगलते हो अपने माउथ के थ्रू, तब जाके वो स्टमक में जाती है और फिर उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। पर यहाँ पर तो आप सीधा स्किन पे लगा रहे हो, तो फिर यहाँ पर अवॉइड हुआ ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये भी एक एडवांटेज है, क्योंकि इससे जो है ड्रग की, मतलब जैसे आपने 100 mg ली तो वो 70 mg रह जाएगी, ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद। तो इसको अवॉइड कर रहे हैं हम, क्योंकि हम तो डायरेक्ट एक्सटर्नल लगा रहे हैं, तो हमारे लिए तो फायदा है। तो अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इजी टू अप्लाई, फास्ट एक्शन, बेस्ट ऑप्शन फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि बेहोश है, ठीक है, बेहोश है ये पेशेंट, तो आप इसका मुंह खोल के थोड़े ना इसको टेबलेट दोगे या सिरप दोगे, इस पे स्किन पे अप्लाई कर दो सीधा सा। तो वो जो है एडवांटेज हुआ हमें। तो हमने देखा कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के काफी ज्यादा एडवांटेज है। सबसे पहला तो वो इजी टू अप्लाई है, सेकंड उसका एक्शन भी फास्ट है, तीसरा उसमें कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं होती, फोर्थ ऑप्शन कि वहां पर अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो भी पेशेंट बेहोश है, अनकॉन्शियस है, उसकी स्किन पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बेहोश है, उसे टैबलेट तो दे नहीं सकते आप। और फिफ्थ पॉइंट में आपको लिखा है कि ऐसे पेशेंट जिन्हें ओरली टैबलेट एंड सिरप लेने में प्रॉब्लम होती है, वो ले ही नहीं सकते, वो वॉमिट कर देते हैं, उल्टी आ जाती है उन्हें, तो उस कंडीशन में सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हम एक्सटर्नली अप्लाई कर देते हैं, और वो बेस्ट ऑप्शन होता है पेशेंट्स के लिए, जो कि पेशेंट्स ओरली नहीं ले सकते टैबलेट्स एंड सिरप को। बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज हु फेसिंग डिफिकल्टी इन टेकिंग ओरल मेडिकेशन, जिसको प्रॉब्लम आती है ओरल मेडिकेशन लेने में, उसको सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आप एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज। देखो, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इसको स्किन पे अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है ये आपको इरिटेशन कोज करे, स्किन में इरिटेशन होने के चांसेस बनते हैं। साथ ही साथ may get contaminated when we apply by using finger। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्रीम बनाई है, या आपकी क्रीम रखी हुई है, और आपने यहाँ पर क्या करा, फिंगर लगा लगा कर क्रीम को निकाल रहे हो। तो जब भी आप फिंगर लगा रहे हो क्रीम में, तो आपकी फिंगर पे कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया इस क्रीम में चले जाएंगे, और ये क्रीम खराब हो सकती है बहुत जल्दी। तो यहाँ पर जब भी आप फिंगर से इसे लेते हो, तो हो सकता है ये क्रीम की जो प्रिपरेशन है वो खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके फिंगर में होते हैं बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया चले जाते हैं क्रीम्स में, और क्रीम को वो डैमेज कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम कि वो स्किन को इरिटेशन कर सकती है, क्योंकि अलग अलग पेशेंट्स होते हैं, अलग अलग सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, सबकी स्किन अलग अलग होती है, कोई ज्यादा सेंसिटिव होता है, कोई कम सेंसिटिव होता है, तो डिपेंड करता है। तो ये स्किन इरिटेशन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये खराब भी हो सकती है प्रिपरेशन जब हम फिंगर से इसका यूज करें। थर्ड, लेस स्टेबल देन सॉलिड डोजेस फॉर्म। अगर मैं बात करूं सेमी सॉलिड की, तो सेमी सॉलिड जो होता है लेस स्टेबल होता है। किसके कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में। अगर मैं सॉलिड से इसके कंपैरिजन करूं, तो सॉलिड वाला जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, पर हमारा जो सेमी सॉलिड होता है वो कम स्टेबल होता है। कब? जब मैंने सॉलिड से कंपेयर किया। अगर वही मैं इसको लिक्विड से कंपेयर करूं, तो लिक्विड कम स्टेबल है और सेमी सॉलिड ज्यादा। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सॉलिड, फिर होता है सेमी सॉलिड, और फिर होता है लिक्विड। तो अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज मतलब नुकसान,
और नुकसान क्या है कि जो सेमी सॉलिड वाला डोजेस फॉर्म है वो कम स्टेबल है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो वही यहाँ पे लिखा है कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट इज मे कोज फेस एलर्जी इन सम पेशेंट। एलर्जी भी कर सकता है, इरिटेशन भी कर सकता है, और लेस स्टेबल भी है सॉलिड डोजेस फॉर्म से। और अगर आप फिंगर से यूज करते हो तो वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस, बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस बढ़ सकते हैं, और आपकी जो क्रीम की प्रिपरेशन है वो खराब भी हो सकती है। नेक्स्ट आपको दे रखा है मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ना है, जैसे ये आपकी स्किन है, तो आपने जब भी क्रीम को अप्लाई किया, ऑइंटमेंट को अप्लाई किया, तो वो क्रीम कितनी जल्दी आपकी स्किन में पेनिट्रेट होकर आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब होता है अपना एक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पैरासीटामोल का काम होता है बुखार को कम करना, सर दर्द को कम करना, दर्द को कम करना, तो वैसे ही क्रीम अपना कितनी जल्दी एक्शन शो करती है वो हमें देखना है। तो आप सभी ने स्किन पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ाई भी है। जिसने स्किन नहीं पढ़ी, स्किन का लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पर मैंने आपको बताया था कि स्किन की कई सारी लेयर होती है। तो जैसे मान लीजिए स्किन है और यहाँ पर आपने क्रीम या ऑइंटमेंट कुछ भी अप्लाई किया स्किन पर, तो अब उसे नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, स्किन की लेयर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको लिखा है द ड्रग इनिशियली पेनिट्रेट थ्रू द स्ट्रेटम कॉर्नियम। सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम में ड्रग जाएगी। कहां पर जाएगी? स्ट्रेटम कॉर्नियम में। देन वो जाएगी डीपर एपिडर्मिस में। सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर वो जाएगी डीपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की डीप लेयर में। देन वो जाएगी डर्मिस में। तो फाइनली क्या हुआ, डर्मिस में हमारी ड्रग पहुंच चुकी है। सबसे पहले वो पेनिट्रेट करी थी स्ट्रेटम कॉर्नियम में, उसके बाद वो गई डीपर एपिडर्मिस में, फिर वो गई डर्मिस में। ये क्या जा रही है? ये ड्रग जा रही है। जो हमने स्किन पे ड्रग अप्लाई की है, सबसे पहले वो स्ट्रेटम कॉर्नियम को पेनिट्रेट करी, चीरते हुए निकली यहाँ पर, फिर वो निकली एपिडर्मिस से, फिर वो निकली हमारी डर्मिस से। तो इन सब को क्रॉस करते हुए सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, इन सब को क्रॉस करते हुए फाइनली हमारी ड्रग जो है वो पहुंच चुकी है डर्मल लेयर में, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डर्मल सर्कुलेशन। हमारी स्किन का जो सर्कुलेशन है, दिस इज नोन एज डर्मल सर्कुलेशन। तो डर्मल सर्कुलेशन के थ्रू वो स्प्रेड हो जाती है। तो जब भी कोई हम ड्रग अप्लाई करते हैं, सबसे पहले वो ड्रग पेनिट्रेट करती है स्ट्रेटम कॉर्नियम में, then deeper epidermis, then dermis, and finally the drug reaches into dermal layer, and then via dermal circulation it distribute। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारी ड्रग जो है पेनिट्रेट करके स्किन में कैसे जाती है। अब हमारा टॉपिक ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे डर्मल पेनिट्रेशन में दिक्कत दे सकते हैं या मदद कर सकते हैं। हमें वो देखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो सबसे पहले है स्किन कंडीशन। अगर आप एज्ड हो, मतलब आपकी उम्र हो चुकी है, या फिर आपकी स्किन में कोई डिजीज है, या फिर आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, या तो आप बहुत ज़्यादा कोल्ड में रहते हो या आप बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में रहते हो, तो वो भी आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकता है। और ये सब चीज़ें आपकी स्किन को अफेक्ट करेगी, एज, डिजीज, क्लाइमेट, इंजरी। तो अगर आपको कोई चोट लग जाए, अगर आपका क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा चेंज हो, अगर आपको कोई डिजीज हो जाए स्किन पे, या फिर आप बुढ़ापा आ जाए आपको, तो इन सब कंडीशन में आपकी स्किन जो है एबनॉर्मल हो जाती है। और स्किन एबनॉर्मल होने की वजह से ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी सही से नहीं हो पाता। तो सबसे पहली कंडीशन है स्किन, क्योंकि जो भी हम ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं वो स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो स्किन प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन में बुढ़ापा आ गया, आपको कोई डिजीज हो गई, आपका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया, या फिर आपकी स्किन में कोई इंजरी हो गई, तो इन सभी केस में आपको ड्रग के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो सेकंड आपको यहाँ पे दे रखा है स्किन की एज। तो यहाँ पे आपको बोला है कि अगर यंग्स होते हैं और एल्डर होते हैं तो वहां पर स्किन जो होती है मोर परमिएबल होती है। मोर परमिएबल का मतलब होता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है अच्छे से होगा। और एडल्ट की स्किन जो होती है वो लेस परमिएबल होती है,
मतलब वहां पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होगा एज कंपेयर टू यंग एंड एल्डर्स। थर्ड इज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो भी अफेक्ट करता है। चेंज इन पेरिफेरल सर्कुलेशन अफेक्ट द ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन। आपकी स्किन में कितनी ड्रग एब्जॉर्ब होगी वो ब्लड फ्लो पे भी डिपेंड करती है। अगर ब्लड फ्लो में चेंज आया तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में भी चेंज आएगा। तो दीज आर द फैक्टर। सबसे पहले हमने देखा स्किन की कंडीशन, फिर स्किन की एज, फिर ब्लड फ्लो। नाउ नेक्स्ट इज रीजनल स्किन साइट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कई जगह आपकी स्किन थिक होती है, कई जगह आपकी स्किन बहुत थिन होती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स आपकी बॉडी में अलग अलग क्षेत्र हैं, वैसे ही अलग अलग ड्रग एब्जॉर्प्शन होगी। कहीं पे ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी और किसी स्किन पार्ट में कम ड्रग एब्जॉर्ब होगी। तो ये भी एक फैक्टर हो गया रीजनल स्किन साइट्स। नाउ नेक्स्ट इज स्किन मेटाबॉलिज्म। स्किन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। आपकी जो स्किन है ना वो मेटाबोलाइज कर देती है 5% ड्रग को। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर 10% ड्रग लगाई आपकी स्किन पर, तो वहां पे 5% तो मेटाबोलाइज हो जाती है, 5% तो खत्म हो जाती है, तो बची सिर्फ 5%। तो वो 5% ही ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो पाती है। तो 5% ड्रग तो मेटाबोलाइज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 5% ड्रग को तो मेटाबोलाइज ही कर देती है, तोड़ देती है। ठीक है, तो स्किन जो है मेटाबोलाइज कर देती है 5% ड्रग्स को। जो भी ड्रग हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, टॉपिकली का मतलब होता है स्किन पर या हमारी बॉडी सरफेस पर, तो जो भी ड्रग हम बॉडी सरफेस पे अप्लाई करते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं, वो 5% तो वैसे ही मेटाबोलाइज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका स्पीसीज डिफरेंसेस। तो देखो यहाँ पर कंपैरिजन कर रखा है ह्यूमन की स्किन में और लेबोरेटरी एनिमल की स्किन में। जो लेबोरेटरी एनिमल होता है और जो ह्यूमन की स्किन होती है वहां पर कंपैरिजन आपको कर रखा है। अगर मैं ह्यूमन की स्किन उठाकर देखूं तो वहां पर आपको हेयर के फॉलिकल्स मिलेंगे, वो भी डेंस। ओके, और साथ ही साथ स्वेट ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी। इन्हीं स्वेट ग्लैंड की वजह से आपको स्किन पर पसीना आता है। तो स्वेट ग्लैंड देखने को मिलेगी, हेयर फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, वो भी डेंस। और लेबोरेटरी एनिमल की अगर मैं स्किन को देखूंगा तो वहां पर मुझे कैपिलरी ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगी और उसकी स्वेटिंग एबिलिटी भी डिफरेंट होगी। तो मतलब अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग स्किन का वेरिएशन और अलग अलग ड्रग का एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली आपको ये बता रखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्किन हाइड्रेशन। तो ये बात ध्यान रखना, जितनी हाइड्रेटेड स्किन होगी, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी वाली। जितनी हाइड्रेटेड स्किन होगी उतना ही ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। हम जो ड्रग अप्लाई कर रहे हैं वो उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगी जितनी ज्यादा हाइड्रेटेड स्किन होगी। तो यहाँ पर आपको लिखा है मोर हाइड्रेटेड स्किन मोर परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग। तो जो यहाँ पर आपको लिखा है हाइड्रेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम एनहांस द एब्जॉर्प्शन, वही बात हो गई। हमने सबसे पहले देखा था स्ट्रेटम कॉर्नियम से ड्रग जो है अंदर जाती है, पेनिट्रेट करती है। और अगर स्ट्रेटम कॉर्नियम का हमने हाइड्रेशन कर दिया, स्ट्रेटम कॉर्नियम में वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको वही बोला है कि जितनी ज्यादा हाइड्रेटेड स्किन होगी उतना ज्यादा परमिएबिलिटी होगी ड्रग की, उतना ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ज्यादा ड्रग का एक्शन होगा। और आपको हाइड्रेशन किसका करवाना है? स्ट्रेटम कॉर्नियम का, क्योंकि वो पहली लेयर है। यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए सबसे पहले जो ड्रग है वो पेनिट्रेट कर रही थी स्ट्रेटम कॉर्नियम में, फिर जा रही थी वो डीपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और फिर डर्मल सर्कुलेशन में जा रही थी। तो इस तरह से हमने देखा। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर एंड पीएच। देखो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर इन्वायरमेंट जो है हॉट है, टेम्परेचर जो है ज्यादा है, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानता वो सुन लो, कि हमारी जो सेल होती है वो लिपिड की बनी होती है। तो जो भी ड्रग हमें चाहिए वो लिपिड की फॉर्म में ही अंदर आएगी। तो ड्रग का अगर नेचर लिपोफिलिक होगा, आई रिपीट, ड्रग का नेचर अगर लिपोफिलिक होगा
लिपिड वाला होगा तभी वो सेल के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करेगा। तो जो ड्रग का नेचर लिपोफिलिक होगा वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा एज कंपेयर टू नॉन लिपोफिलिक। ओके, लिपोफिलिक जल्दी एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी है, और सेल मेम्ब्रेन लिपिड की और ड्रग भी लिपिड वाला, तो दोनों में भाईचारा बन जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड की होनी चाहिए, ड्रग भी लिपिड का होना चाहिए, तो एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। ठीक है। और जो ड्रग लिपिड नेचर की होती है वो अनआयनाइज फॉर्म में होती है। अनआयनाइज का मतलब है कि टूटी हुई नहीं होती, जैसे H2O ये टूटता है H+OH-। तो यहाँ पर अनआयनाइज फॉर्म कौन सी हुई? यह है अनआयनाइज जो कि टूटी नहीं है, अनआयनाइज। और यह है आयोनाइज जो कि टूट चुकी है। तो अनआयनाइज फॉर्म का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि लिपोफिलिक ड्रग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बनी है, और वी कैन से अनआयनाइज ड्रग होनी चाहिए। अगर ड्रग अनआयनाइज्ड हुई या फिर लिपोफिलिक हुई, एक ही बात है, तो वो जो है सेल मेम्ब्रेन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर ड्रग आयनाइज हुई तो वो पार्शियली एब्जॉर्ब होगी। ओके, नेक्स्ट इज ड्रग कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा ड्रग होगी उतना ज्यादा पेनिट्रेट होगी, उतना ज्यादा एक्शन आएगा। एक बात आप बताइए, अगर एक तरफ ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और एक तरफ ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो ड्रग जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, हमने स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रग अप्लाई कर दी, तो वो ड्रग जो है ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो वो नीचे जाना चाहेगी, स्किन में जाना चाहेगी। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल, तो वो स्किन में जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जल्दी जल्दी पेनिट्रेट हो जाएंगे। और अगर बड़े पार्टिकल होंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला। तो ध्यान रखना, छोटे छोटे पार्टिकल चाहिए, उनकी साइज कैसी होनी चाहिए? साइज ऑफ द ड्रग बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर साइज बहुत छोटी होगी तो एब्जॉर्प्शन जो है बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट कम होने से मतलब है कि जो पार्टिकल है वो लाइट होने चाहिए। लाइट का मतलब हल्के होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल लाइट इन वेट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। अगर हल्के हल्के पार्टिकल होंगे तो फटाफट फटाफट एब्जॉर्प्शन उनका हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, साइज जिसकी कम होगी उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। नेक्स्ट इज परक्यूटेनियस एनहांसर। ये परक्यूटेनियस एनहांसर हम इसलिए लगाते हैं स्किन पे ताकि ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। तो परक्यूटेनियस एनहांसर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं एनहांस करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए ड्रग का एब्जॉर्प्शन। तो परक्यूटेनियस एनहांसर ऐसे एनहांसर्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एनहांस करते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर है जो कि डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम एंड जेल। तो देखो, जनरली इससे क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको ये पूछा जाता है कि ऑइंटमेंट बता दो क्या होता है, 2 मार्क्स, पेस्ट बता दो 2 मार्क्स, क्रीम बता दो 2 मार्क्स, जेल बता दो 2 मार्क्स। साथ ही साथ इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दो। तो मुझे एक बात बताइए, ये ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, जेल, ये सब क्या है? ये सब सेमी सॉलिड है, और सेमी सॉलिड के एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हमने पढ़ लिए। तो जहां पर आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं आते, आपको यही वाले लिखने हैं। दिस ऑल आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यही वाले आपको लिखने हैं। अगर आपसे पूछे ऑइंटमेंट के एडवांटेज तो ये रहे सारे। अगर आपसे पूछे क्रीम के एडवांटेज तो यही सारे। ठीक है, अगर आपसे पूछे पेस्ट के एडवांटेज तो यही है सब, जेल के एडवांटेज सब यही है, क्योंकि ये ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, ये सब क्या है? ये सब सेमी सॉलिड है। और दीज आर ऑल आर एडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड एंड दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको सीधा वही लिखना है जो मैंने आपको बताया। चलो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑइंटमेंट को। तो जब भी आप ऑइंटमेंट स्टार्ट करोगे, आप सभी को पता है कि ऑइंटमेंट क्या है। ऑइंटमेंट इज ए सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले आपको यही लाइन लिखनी है कि इट इज सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन, जो कि हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। टॉपिकली का मतलब होता है स्किन पर अप्लाई करते हैं। और उसके पास, इस ऑइंटमेंट के पास
ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये स्किन पे इजीली रब हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हम लगा रहे हैं और वो लग ही ना रहे, लगे ही ना, एक ही जगह पे अटक जाए। अगर आप ऑइंटमेंट लगाते हो, जैसे मान लीजिए स्किन है, और अगर आप इस स्किन पे ऑइंटमेंट लगाते हो तो वो पूरी स्किन पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्किन पे लगा रहे हो तो यहीं रह गया, पूरी स्किन पे अप्लाई होना चाहिए वो अच्छे से। जनरली लोग टैटू वगैरह बनवाते हैं हाथ पर तो उसके बाद ऑइंटमेंट लगाते हैं, ठीक है। तो ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन टॉपिकली, टॉपिकली का मतलब स्किन पे हम अप्लाई करते हैं, इजीली रब हो जाना चाहिए वो स्किन पे। और जो ऑइंटमेंट अभी प्रेजेंट टाइम पर चल रहे हैं उनमें कोई भी ओलियाजीनियस बेसिस नहीं होता। ओलियाजीनियस बेसिस, तो जो भी ऑइंटमेंट अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहे हैं उनमें कोई भी ओलियाजीनियस बेसिस नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ऑइंटमेंट आर द सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन, टॉपिकली अप्लाई करते हैं, इजीली रब ऑन स्किन, और प्रेजेंट टाइम में कोई भी ओलियाजीनियस बेसिस नहीं होता। ऑइंटमेंट आपको यहाँ पे 3 तरह से दे रखा है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, वाटर इमल्सिफाइंग। देखो काफी इजी है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड वाटर इमल्सिफाइंग। ऑइंटमेंट के एडवांटेज है यहाँ पर कि इजी टू हैंडल है। देखो एक होता है लिक्विड डोजेस। लिक्विड डोजेस मतलब बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े लिक्विड। अगर लिक्विड में जरा सा कट लग गया तो सारा लिक्विड बाहर आ जाएगा, कंटेनर में जरा सा क्रेक हो गया तो। और लिक्विड है तो माइक्रोब का अटैक भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको मैं कंपैरिजन करना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सॉलिड, फिर स्टेबल होता है सेमी सॉलिड, और सबसे कम स्टेबल होता है लिक्विड। तो अगर हमें सेमी सॉलिड की बढ़ाई करनी हो, तारीफ करनी हो सेमी सॉलिड की, तो हमें लिक्विड से कंपेयर करना होता है कि लिक्विड बेकार है, लिक्विड को कैरी नहीं कर सकते, लिक्विड स्टेबल नहीं है। वही हमारा सेमी सॉलिड देखो स्टेबल है, अच्छा है, कैरी कर सकते हैं। पर अगर हमें सेमी सॉलिड की बुराई करनी है तो इससे अच्छे वाले को पकड़ो, हम पकड़ेंगे सॉलिड को। तो हम कहेंगे सॉलिड जो है ज्यादा स्टेबल है, सॉलिड को कैरी इजी कर सकते हैं, और सेमी सॉलिड जो है कम स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी और सबसे ज्यादा अच्छा फॉर्म होता है सॉलिड, फिर होता है सेमी सॉलिड, फिर होता है लिक्विड। तो तारीफ करनी है तो लिक्विड से कंपेयर कर लो, और अगर बुराई करनी है सेमी सॉलिड की तो सॉलिड से कंपेयर कर लो। लगी समझ? चलिए, अब यहाँ पर आपको प्रिपरेशंस दे रखी है कि ऑइंटमेंट आपको कैसे कैसे बनाना है। तो प्रिपरेशन का नाम है सबसे पहला मोटार एंड पेस्टल। यहाँ पर आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ऐड करना है, देन आपको बेस ऐड करना है। सेकंड है आपका ऑइंटमेंट स्लैब एंड ऑइंटमेंट मील। अगर आपको ऑइंटमेंट बनाना है तो नाम से पता लग रहा, ऑइंटमेंट की मील है, ऑइंटमेंट का स्लैब है, और ये सबसे कॉमन मेथड है मोटार एंड पेस्टल मेथड, जो कि आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे लैब में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आपको सिंपल ऑइंटमेंट बनाना है अकॉर्डिंग टू आईपी इंडियन फार्माकोपिया, तो वहां पे आपको लेना है वुल्फेट 50 ग्राम, हार्ड पैराफिन 50 ग्राम, और कोलेस्ट्रॉल अल्कोहल 50 ग्राम, एंड वाइट सॉफ्ट पैराफिन 850 ग्राम। ओके, तो ये आपको एग्जांपल लिख के आना है। अगर आपको ऑइंटमेंट 5 मार्क्स में आता है तो ऑइंटमेंट को समझाना है, उसके एडवांटेज बताने हैं, डिसएडवांटेज बताने हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बतानी, देन आपको एग्जांपल बताना है। और वैसे मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऑइंटमेंट को कोई भी 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा, इससे सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उतना ही आपको याद रखना है। और अगर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का तो सारे एक साथ आएंगे, ये जो है ना आपके ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, जेल, ये सारे एक साथ आएंगे तो 5 मार्क्स का आएगा। तो आप इजीली लिख दोगे। ऑइंटमेंट तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज पेस्ट। तो पेस्ट क्या है? वही बात, सबसे पहले वही लाइन की पेस्ट एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और पेस्ट को लगाने से हमारी स्किन जो है एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है हमारी स्किन पे। जैसे मान लीजिए ये आपकी स्किन है और आपने इस स्किन के ऊपर लगाया पेस्ट, ये ब्लू कलर से मैंने पेस्ट दिखा दिया। तो जब भी आपने स्किन के ऊपर पेस्ट लगाया तो एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग बन गई आपकी स्किन के ऊपर, जो कि स्टिफ होती है और उसमें थिक कंसिस्टेंसी होती है। थिक का मतलब वी कैन से मोटा, गाढ़ा, ज्यादा थिक होता है, कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है ड्यू टू हाई पाउडर। अब मैंने आपको बोला कि जो हमारा पेस्ट होता है वो स्टिफ भी होता है, थिक भी होता है। तो ये क्यों होता है? हमारा पेस्ट जो है स्टिफ और थिक क्यों होता है?
क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पाउडर होता है। और ये पाउडर कौन कौन सा हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, स्टार्च या टैल्क। तो मैंने आपको बोला कि जो हमारा पेस्ट होता है वो स्टीफ होता है, थिक होता है, और ये किस वजह से होता है? क्योंकि वहां पर पाउडर ज्यादा होता है। और वो पाउडर किस किस का हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, स्टार्क एंड टैल्क। ओके, यहाँ पर आपको प्रिपरेशंस बता रखी है। जो आपका पेस्ट होता है वो बनता है ट्राइचुरेशन मेथड और फ्यूजन मेथड से। ट्राइचुरेशन मेथड काफी इजी है। यूज्ड व्हेन एक्टिव ड्रग आर नॉट सोल्यूबल इन बेस। देखो ध्यान से समझना, मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाने हैं तो वहां पर आपको एक एक्टिव एजेंट लेना पड़ेगा। अब अगर ये एक्टिव एजेंट जो हम ले रहे हैं ये सॉल्यूबल ही ना हो तो सॉल्यूबल तो करना पड़ेगा, तभी तो एक्टिव एजेंट काम करेगा। तो ये वाली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो हमारी पेस्ट की है, उसमें सबसे पहले ट्राइचुरेशन मेथड जो है पेस्ट वाली में, तो ये हम तब करते हैं जब हमारा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सॉल्यूबल ना हो। तो उसको सॉल्यूबल करने के लिए हमें ट्राइचुरेशन मेथड से पेस्ट बनाना होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सॉलिड इंग्रेडिएंट लेने हैं। ले लिए सॉलिड इंग्रेडिएंट जो कि आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। देन आपको बेसिस लेने हैं, जो भी आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, दोनों में आपने ले लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है? एक तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी के सॉलिड इंग्रेडिएंट और रिक्वायर्ड क्वांटिटी के बेसिस आपको लेने हैं और उनको वे कर लेने हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है? जो सॉलिड इंग्रेडिएंट है उनको तोड़ तोड़ कर फाइन पाउडर बनाना है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, इस तरह से यहाँ पे मैंने बनाए, इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल आपने बना देना है। उसके बाद आपने ट्राइचुरेट करना है। ट्राइचुरेट का मतलब क्या होता है? मोटार पेस्टल लो और पेस्टल को घुमाते जाओ और यहाँ पर जो है हल्का हल्का बेस डालते जाओ। देखो, जो सॉलिड इंग्रेडिएंट था उसको तो आपने हैमर की मदद से फाइन पाउडर बना दिया और ये फाइन पाउडर जो है आपने मोटार में डाल दिया। अभी यहाँ पर आपने क्या करना है? धीरे धीरे हल्का हल्का बेस ऐड करना है और इसको मिक्स करते रहना है। यहाँ से इसको आप क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। तो इसको मिक्स करते रहना है, हल्का हल्का बेस ऐड करते रहना है स्मॉल क्वांटिटी में, और इसको मिक्स करते रहना है। और तब तक मिक्स करना है जब तक कि एक होमोजीनियस मिक्सचर ना बन जाए। तो सबसे पहले सॉलिड इंग्रेडिएंट लो, उसका फाइन पाउडर बनाओ, उसका फाइन पाउडर डालो, उसके बाद बेस लो, बेस को धीरे धीरे ऐड करो और ट्राइचुरेट करो। ट्राइचुरेट का मतलब है मिक्स करो, और जब तक मिक्स करो तब तक एक होमोजीनियस मिक्सचर ना बन जाए। और फाइनली फिर आप अपना लिक्विड मेडिकामेंट ऐड कर दो। तो ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट। यहाँ पर आपको नेक्स्ट दे रखा है क्रीम्स। तो क्रीम्स क्या होती है वो सुन लो। तो देखो, जो क्रीम्स होती है वो फार्मास्यूटिकल क्रीम होती है, और यहाँ पर एक या एक से ज्यादा मेडिकामेंट हो सकते हैं। मेडिकामेंट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि अपना एक्शन शो करे हमारी बॉडी में जाके। तो वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो डिजोल्व फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो डिस्पर्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो क्रीम में जो मेडिकामेंट होते हैं वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिजोल्व फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर डिस्पर्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने इमल्शन पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो इन इमल्शन में, डिस्पर्स फॉर्म में सॉलिड मेडिकामेंट होते हैं। तो ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्शन में डिस्पर्स फेज में मेडिकामेंट हो सकते हैं, या फिर वो मेडिकामेंट डिसॉल्व फॉर्म में भी हो सकते हैं। एक या एक से ज्यादा भी मेडिकामेंट हो सकते हैं। क्रीम की बात करूं, क्रीम आर सेमी सॉलिड इन नेचर। हमें पता है क्योंकि ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो सेमी सॉलिड नेचर का होगा ही सही। क्रीम को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं? हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, रेक्टली, वेजाइनल, इस इन सब जगह पे हम क्रीम्स को अप्लाई करते हैं, वेजाइना पे, रेक्टली एरिया पे एंड स्किन पे। क्रीम को हम प्रीफर इसलिए करते हैं, देखो, एक तरफ है क्रीम, एक तरफ है ऑइंटमेंट। तो हम ऑइंटमेंट को कम प्रीफर करते हैं, हम क्रीम को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि क्रीम जो है वो इजिली स्प्रेड हो जाती है और इजिली रिमूव भी हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और आपने कोई क्रीम लगाई तो वो क्रीम आसानी से लग भी जाती है, और जब आप फेस को वॉश करोगे तो वो क्रीम आसानी से हट भी जाती है। तो क्रीम का हम यूज इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ईज है। ईज का मतलब आसान है स्प्रेड करने में और रिमूव करने में। एडवांटेज आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो एडवांटेज तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। जो भी सेमी सॉलिड के एडवांटेज है वो आपको लिख देने हैं, क्योंकि क्रीम आर ऑल्सो एज सेमी सॉलिड। यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपको क्रीम बनानी है तो आपको इंग्रेडिएंट कौन कौन से लेने होंगे, लाइक इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट, फिनॉक्सी इथेनॉल एंड प्यूरिफाइड वाटर। कितना, क्या क्या, ओके।
इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट आपको दे रखा है जेल्स। जेल्स को हम जेलीज भी कह सकते हैं। जेल्स आर ऑल्सो नोन एज जेलीज। सेमी रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ 3D नेटवर्क ऑफ पार्टिकल। ये रिजिड स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? सेमी रिजिड स्ट्रक्चर। जेल आर सेमी रिजिड स्ट्रक्चर, और जहां पे पार्टिकल का 3D नेटवर्क होता है, तो पार्टिकल का 3D नेटवर्क है, दीज आर सेमी रिजिड स्ट्रक्चर, दे आर प्रिफर्ड ओवर क्यूटेनियस एंड परक्यूटेनियस ड्रग डिलीवरी। तो ध्यान देना, जो जेल होता है वो क्यूटेनियस एंड परक्यूटेनियस ड्रग डिलीवरी में काम आता है। जेल आर यूज्ड इन क्यूटेनियस एंड परक्यूटेनियस ड्रग डिलीवरी। जेल्स आर सेमी रिजिड स्ट्रक्चर which have 3D network of particle, also known as jellies। यहां पर आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दे रखे हैं, एक एग्जांपल आपको दे रखा है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सिपिएंट यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड एट लास्ट इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक दिख रही है, जाके सारे लेक्चर देखिए। और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं इतनी फास्ट स्पीड से, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन से। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट मिलेगी और ये PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।